जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील सम्राट। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए, अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार की, तो ये सुधार जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरुंडेल। इनकी समिति के आधार पर इस एक्ट को लाया गया था। ये जो मार्ले मिंटो सुधार है नहीं, ये अरुंडेल समिति के आधार पर लाया गया था। अब थोड़ा से हमें ये समझना है, ये जो मार्ले है नहीं, ये उस समय भारत का सचिव था। क्या था? भारत सचिव था। जबकि जो मिंटो हैं वो भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय। थोड़ा सा कुछ बातें हैं आपको समझना है। वायसराय, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं? हम पढ़ रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो सुधार अरुंडेल समिति के आधार पर लाया गया था। और मार्ले इसमें क्या था? भारत का सचिव था। जबकि मिंटो भारत का वायसराय था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक्ट आया क्यों, थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं। हम सबको पता होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। हर कोई जानता होगा, हर किसी को पता होगा जो पढ़ा होगा। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में। राज जूता चल रहा था वहां पर, सब समझते हो गए, सब पढ़े हो गए। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आया मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए, ये जो सुधार है, ये भारत के नेताओं को बैलेंस करने हेतु लाया गया। आपको पता है, नरम दल के लोगों को कुछ सुविधाएं दिया गया, जबकि गरम दल के व्यक्तियों को जेल में ठूस दिया गया। समझ रहे हो नहीं? मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा रुख अपनाया गया। रुख अपनाने का मतलब क्या था? ताकि वो हिंदुओं से अलग हो जाए। तो यही मेन कारण था इसका। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। अगर हम बात करें इस एक्ट के बारे में, तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट ये है, इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 60 हो गया। कितना? 60 हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दिया गया। अब ये समझना है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तो हो गया, बट जानते हो सरकारी सदस्यों का बहुमत फिर भी बना रहा। क्या बना रहा? जो सरकारी सदस्य थे, इनका बहुमत फिर भी बना रहा। हमारी बात समझे? देखो, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। हमारे कटरिया में तो पेट नहीं बढ़ा। अगर बात करें केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे, उनकी संख्या कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। देखो भाई, अगर ये 60 हो गया, बट एक प्रश्न यह आता है, 60 होने के साथ साथ सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, ये हमको समझना है। थोड़ा सा आपको दिमाग अच्छे से रख करके समझना है। देखो, आपको पता है इस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद में, जो कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद, इसमें कितने सदस्य हो चुके हैं? 8 सदस्य हो चुके हैं। कितने? 8। और आपको पता है एक वायसराय खुद ही है। वायसराय एक स्वयं है। तो 8 एक 9 हो गया। ये तो सरकारी है ही। और ये क्या है? ये पदेन सदस्य हैं।
ये कैसे सदस्य हैं? ये है पदेन सदस्य। कैसे सदस्य हैं ये है पदेन सदस्य हैं। अब देखो, हमने बताया जो विधान परिषद है नहीं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया, बढ़ाकर 60 कर दिया गया। अगर हम जोड़ेंगे तो 60 और 9 कितना हो गया? 60 और 9 बराबर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। इसमें टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 69 सदस्य हो जाएंगे। कितने मेंबर्स? 69 मेंबर्स हो जाएंगे। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 69 सदस्य है नहीं, इन 69 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया, एक सरकारी सदस्य, दूसरा गैर सरकारी सदस्य। कितने मेंबर्स हैं टोटल? 69 मेंबर्स हैं। और इन मेंबर्स को क्या किया गया? इन मेंबर्स को दो भागों में बांटा गया, एक तो सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। अगर हम बात करें सरकारी सदस्यों की, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी है 69 सदस्य। अगर बात करें सरकारी सदस्यों की, तो सरकारी सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? इनकी टोटल संख्या थी 37, जबकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 32 थी। ये बात समझते रहना, 69 सदस्य थे जिनको दो भागों में बांटा गया, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 37 थी, जबकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 32 थी। अगर हम बात करें सरकारी सदस्यों की, किसकी बात करते हैं? अगर हम सरकारी सदस्यों की बात करें तो ये सरकारी सदस्य 37 है। इन सरकारी सदस्यों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। देखो, एक तो थे पदेन सदस्य। कैसे सदस्य थे? एक थे पदेन सदस्य और दूसरे कैसे थे? दूसरे थे मनोनीत, जिनको वायसराय क्या करता? मनोनीत करता था। देखो, अगर हम बात करें पदेन सदस्यों की, तो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था पदेन सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? इनकी टोटल संख्या थी 9। कितनी थी? 9। जबकि मनोनीत कितने हुए भाई? 37 में से 9 हटाओगे या 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28। रतन सर आपको मैथ पढ़ा रहे होंगे अच्छे से, तो आपको पता होगा ही, जोड़ घटाना गुणा भाग सब जानते होंगे। तो ये क्या है? 9 पदेन सदस्य और 28 जो है मनोनीत सदस्य। ये क्या है? ये टोटल क्या है? सरकारी सदस्य है। ये चीज दिमाग में रख करके चलना है। फिर अगर बात करें गैर सरकारी सदस्यों की, अगर हम बात करें गैर सरकारी सदस्यों की, तो गैर सरकारी सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? 32 है। थोड़ा सा ये हमको समझना है, ये जो 32 है नी, इनको कई भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है, इसमें से 5 सदस्य, कितने सदस्य? 5 सदस्य कैसे थे? वो मनोनीत थे। कैसे थे? मनोनीत थे। किसके द्वारा मनोनीत थे? आपको पता ही है, पावर किसके पास है? वायसराय के पास है। तो ये 5 सदस्य मनोनीत थे। फिर दूसरा पॉइंट आता है, 13 सदस्य। कितने सदस्य? 13 सदस्य साधारण निर्वाचन से थे। कहां से थे? साधारण निर्वाचन से। देखो भाई, दिख रहा है ना सब? जितना मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि मुझे जो है और ऊपर नोट करना पड़ेगा? दिख रहा है ना सब, ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो। देखोगे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने के साथ साथ, ये भी देख रहा हूँ क्या कैमरे में पूरा फ्रेम आ रहा है नहीं आ रहा है। और तुम लोग यार शेयर कर दिया करो वीडियो वगैरह, है ना, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। नेक्स्ट, फिर अगर बात करें, ये हो गए 5, ये हो गए 13, कितने हो गए? 18। अब बचे कितने हैं? 14 सदस्य बचे हैं। अब इन 14 सदस्यों को देखने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, इसमें से क्या हुआ? इसमें से 6 सदस्य, कितने सदस्य? 6 सदस्य ये राजे रजवाड़े से थे, अर्थात भूमिपतियों से थे। भूमिपति समझते हो? जो राजे रजवाड़े थे, देसी रियासत थे,
वहां से चुने जाने थे। और अगर बात करें तो 6 सदस्य जो है मुस्लिम क्षेत्र से थे। कितने से? कहां से? मुस्लिम क्षेत्र से थे। 6 सदस्य मुस्लिम क्षेत्र से थे। और 2 सदस्य, कितने सदस्य? 2 सदस्य वाणिज्यिक क्षेत्र से थे। वाणिज्यिक क्षेत्र समझते हो? व्यापारिक क्षेत्र से थे। वाणिज्यिक क्षेत्र से थे। ये बात आपको दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है ना? ये बातें आपको समझ में आए? अगर हम इसको कुछ शब्दों में बयां करना चाहें तो हमने क्या बताया? हमने बताया हम पढ़ रहे हैं मार्गदर्शन मिंटो सुधार 1909। हमने बताया यह सुधार अरुंडेल कमेटी के आधार पर आया था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया मार्गदर्शन भारत सचिव था, जबकि मिंटो वायसराय था। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा कि इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया? 16 से बढ़ा करके अब 60 कर दिया गया। अच्छा, ये जो 60 है नहीं, ये 60 तो है ही, बट उसके बाद हमने बताया कि भाई साहब 60 के साथ साथ सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। तो हमने क्या किया? हमने बताया कि 8 वायसराय की कार्यकारी परिषद में है सदस्य और एक वायसराय खुद, तो 8 एक 9 हो गए और 60 और 9 बराबर 69 हो गए। टोटल सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 69 हो गया। इन 69 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। जो सरकारी सदस्य थे उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 37 थी। हमने बताया ये जो 37 थी नहीं, इसमें से 9 कौन है? पदेन सदस्य हैं और 28 कैसे सदस्य हैं? मनोनीत सदस्य हैं। ये बात आप दिमाग में रख करके चलना। फिर उसके बाद जो है हमने बताया 32 मेंबर्स की बात किया। हमने कहा इसमें से 5 सदस्य वायसराय के द्वारा मनोनीत होंगे, नॉमिनेट होंगे। उसके बाद बचे कितने? 27। फिर हमने कहा ये जो 27 सदस्य है ना, इनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे 13 तो साधारण निर्वाचन क्षेत्र से और 6 भूमिपतियों से, 6 मुस्लिम क्षेत्र से और 2 वाणिज्यिक क्षेत्र से थे। ये बात समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस सोलॉजी पर, ठीक है? आइए आगे इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या हुआ? बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 16 से 60 कर दिया गया। आइए दूसरे पॉइंट की बात करने का प्रयास करता हूं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? केंद्रीय नहीं, इधर प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाया गया। प्रांतीय विधान परिषद जो है नहीं, उनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ाया गया। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया। संख्या क्या किया गया? बढ़ाया गया, ठीक। अगर हम बात करें प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की, तो थोड़ा सा कुछ प्रांतों की बात करते हैं। जैसे उस समय बर्मा भी भारत का ही एक हिस्सा था। बर्मा समझ रहे हो? म्यांमार। अगर बात करें बर्मा की, तो बर्मा में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 16 थी। फिर उसके बाद हम देखें पंजाब की, तो पंजाब में सदस्यों की संख्या कितना था? 25 था। कितना? 25। फिर अगर हम बात करें पूर्वी बंगाल और असम की, तो वहां पे सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? वहां पर सदस्यों की संख्या टोटल थी 41। कितना? दोनों में 41 था। ये मत समझना दोनों को 41 में बांटा गया था। फिर अगर बात करें बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत की, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत की बात करें, संयुक्त प्रांत समझते हो? यूपी,
इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूपी को। इन प्रत्येक प्रांतों में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 42 थी। फिर अगर बात करें, ये अपना हो गया। एक पॉइंट और बचा है कि सर ये बताइए पश्चिम बंगाल में सदस्यों की संख्या कितनी थी, मुझे ये जानना है। मेरा इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पर सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 52 थी। हमारे कहने का सेंस ये है, जहां केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया, वहीं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाया गया। बात समझे कि नहीं? कहां पर कितना किया गया? बर्मा में मैंने बताया 16 कर दिया गया, पंजाब में 25 कर दिया गया, फिर उसके बाद बस पूर्वी बंगाल और असम में 41 कर दिया गया, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत में 42 कर दिया गया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में 52 कर दिया गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए और आगे बात करते हैं। देखो भाई, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, चलो ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य तो आ जाएंगे, भाई साहब उनकी योग्यता क्या होगी? क्या योग्यता हो ताकि वो चुने जा सके? आइए उनके योग्यता की बात करते हैं। अगर हम केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की केंद्रीय अगर हम केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता की बात करें, के सदस्यों की योग्यता की बात करें, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये दिख रहा है ना उधर? अगर उनके योग्यता की बात किया जाए तो इनके कई योग्यताएं हैं। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे क्राइटेरिया में तो फिट नहीं बढ़ा, जा जा वापिस जा। अगर बात करें योग्यता की, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहली बात तो पुरुष हो। क्या हो? सिर्फ पुरुष। देखो कितनी विडंबना थी, महिलाओं के अधिकार यहाँ दिया ही नहीं गया था, महिलाएं यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बन ही नहीं सकती थी। कहा गया सिर्फ पुरुष हो, और वो पुरुष हो तो कैसे पुरुष हो? 21 वर्षीय पुरुष हो। कैसा पुरुष हो? 21 ईयर्स का हो, वो 21 वर्ष का हो। दूसरी बात कर, मानसिक विक्षिप्त ना हो, मतलब मानसिक स्वस्थ हो, मानसिक स्वस्थ हो, समझ रहे हो नहीं? मतलब कह रहा पागल वगल ना हो, दिमाग से ठीक ठाक हो, नहीं था केंद्रीय विधान परिषद में मांगेंगे कॉपी तो बल्टी लेके चला आएगा, पकड़िए मग्गा लेके चला आएगा, लीजिए साहब। ये जो है, कहा गया मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। तीसरा पॉइंट, कहा गया कोर्ट से, कोर्ट समझते हो, न्यायालय, कोर्ट से 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हो, 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हो, 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हो। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देशद्रोही ना हो। देशद्रोही समझते हो? समझते होगे। आओ अभी आपको ताजी ताजी घटना बताते हैं। कल आपने सुना होगा न्यूज में बहुत ज्यादा ज्योति के बारे में। ज्योति जो कि हरियाणा की रहने वाली है, उन्होंने क्या किया, अब वो भारत में रह करके पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को यहाँ की पूरी जानकारियां दे रही थी। अब जानते हो ना, प्यार में व्यक्ति पागल हो जाता है। उसको शायद जो है किसी पाकिस्तान के आईएसआई कर्मचारी से प्रेम हो गया, उसको प्रेम जाल में फंसाया गया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद क्या किया गया, उसे सारी जानकारियां वगैरह जो है इकट्ठा किया जाना शुरू कर दिया। और यही नहीं, वो सोच रही थी कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की बहू बन जाएंगे और भारत में रह करके भारत के साथ गद्दारी कर रही हैं। ऐसे ऐसे देशद्रोही हैं। ज्योति हरियाणा की हैं, जानते तो हो गई आप सब। भाई साहब कहानियां बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती हैं यार, हमको तो समझ नहीं आता कि यहाँ की लड़कियां इतनी एक्सपर्ट कैसे हो जा रही हैं। अरे अगर तुम्हें करना ही है, गद्दारी करना ही है,
तो तुम और किसी देश के साथ करो, या तुम्हें अगर करना ही है तो वहां चले जाओ ना, वहीं खो जाओ। यहाँ रह करके उल्टा सीधा काम क्यों कर रही हो, चुतिया फावला काम कर रही हो बताओ। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग रडार पे आ गए हैं। और सिंपल सी बात है, भारत सरकार को हमेशा ऐसे चेकअप करते रहना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। और अभी कल की घटना है, आज डेट कितना है, 18 है ना, आज 18 महीना, मैं 17 मई की बात कर रहा हूँ, 17 मई 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कल की घटना की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी कहानियां हैं, बट आप सब जो है देश प्रेमी बनिए, देश में रह करके देश के साथ गद्दारी मत करिए। नहीं समझ रहे हो ना, सरकार किसकी है, जिसकी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, हर कोई जो है देश हित में काम करता है। अगर आप देश के अगेंस्ट जाएंगे तो पलट दिए जाओगे, समझे कि नहीं। माफिया को ऐसे मोदी जी बोल रहे थे ना भाई, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान की औकात अभी समझ में आ गई थी, समझते होगे। चलो कोई बात नहीं, देशद्रोही ना हो, मतलब क्या, जो उन्हें पतरिम खाए वो पतरिम छेद ना करें, समझा कि नहीं। नहीं तो आप हो यहाँ के, आप जो है यहाँ के हो, और उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा यार कि अपने देश की सेवा करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश से मेवा मार रहे हो, वहां से पैसा ले करके बाहर, मतलब चंद पैसों के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने ईमान को बेच दे रहे हो। ये तो सोचो यार, देशद्रोही तो नहीं होना चाहिए आपको, ज्योति। चलो कोई बात नहीं है, आइए। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, एक तो हो गया कोर्ट से 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हो, दूसरा देशद्रोही ना हो, तीसरी अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्रशासनिक सेवा से निकाला ना गया हो। प्रशासनिक सेवा समझते हो, प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस पीसीएस अधिकारी वगैरह अगर आप हैं तो आपको निष्कासित ना किया गया हो, सेवा से निष्कासित ना किया गया हो। टाइम देखिए उसमें कितना हुआ है, कितना बचा है, 6 मिनट बचा है, ठीक। ओके, ये बातें समझ में आ गई नहीं। कह रहा है भाई कोर्ट से जो है 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हो, देशद्रोही ना हो, और प्रशासनिक सेवा से निकाला ना गया हो। बात समझे कि नहीं, ये क्या थे, ये थी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये येलो कलर है, सॉरी, ये जो है टच हो गया, यही। अरे भाई बहुत नाजुक सी चीज है, थोड़ा सा टच करते हैं ना तो जो है चिल्लाना शुरू कर देता है ये। हो गया, आइए अब ये समझने का प्रयास करते हैं, इसी में समझने का प्रयास करते हैं मतदाताओं की योग्यता क्या थी। जो वोटिंग वगैरह करते हैं, मान लीजिए हम तो कैंडिडेट के रूप में वहां खड़े हो गए हैं, ये हमारी योग्यताएं हैं। अगर मैं 21 वर्ष का हूँ, मानसिक स्वस्थ हूँ, पुरुष हूँ, और देशद्रोही ना हूँ, और कोर्ट से 6 महीने से अधिक की सजा ना पाया हूँ, और हमको प्रशासनिक सेवा से निकाला ना गया हो, तभी मैं चुनाव लड़ सकता था। बट आप हमें वोट करेंगे ना, तो आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। कहा गया जो वोटर्स हैं, मतदाता, मतदाताओं की योग्यता, मतदाताओं की योग्यता। ओके, अगर हम बात करें मतदाताओं की योग्यता की, तो देखो भाई, केवल पुरुष, सिर्फ क्या हो, पुरुष वोट कर सकता है, बस उस समय की बात कर रहा हूं मैं। और 21 वर्ष का व्यक्ति हो, वो कितने वर्ष का, और तीसरा पॉइंट मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, मतलब दिवालिया पागल वगैरह ना हो, और क्या, मानसिक स्वस्थ। ओके, ये था क्या, वोटर्स की योग्यता। अगर आप ऐसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं। ये तो हो गया क्या, योग्यताओं की बात हमने कर रखा है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं।
इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत पहली बार भारत सचिव की परिषद में, कहां पर? भारत सचिव की परिषद में दो सदस्यों को, कितने सदस्यों को? दो सदस्यों को शामिल किया गया। शामिल किया गया। वो दो सदस्य कौन कौन से हैं? आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। एक सदस्य थे केसी गुप्ता। कौन थे? केसी गुप्ता। अगर दूसरे सदस्य की बात करें तो दूसरे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, ओके। ये थे क्या? भारत सचिव की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम दो व्यक्ति थे। ठीक है ना? अब आइए एक पॉइंट को और समझने का प्रयास करते हैं। देखो मक्खी मेरे को परेशान कर रहा है। अब इसी के तहत क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारी परिषद में, किसमें? कार्यकारी परिषद में पहली बार में एक भारतीय को शामिल किया गया। एक भारतीय को शामिल किया गया। अच्छा, उन भारतीय का नाम क्या था? उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब थे। अच्छा, इनको जानते हो? इनको लॉर्ड की उपाधि दिया गया। किसकी उपाधि? इनको लॉर्ड की उपाधि दिया गया। जैसे उसमें क्या लॉर्ड मैकाले थे, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से इनको भी लॉर्ड की उपाधि दिया गया। कहा गया लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी की जय हो। समझे कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों को बढ़ाया गया। क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों में इजाफा किया गया, बढ़ाया गया। देखिए, ये जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे नहीं, इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया। अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें तो इनकी शक्तियां टोटल दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की शक्तियां थी। अगर हम इनकी बात करें, शक्तियों की बात करें, तो एक था वित्तीय शक्तियां। कैसी शक्तियां? वित्तीय। और दूसरा था लोकहित। लोकहित। अगर हम बात करें वित्तीय शक्तियों की, अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इसके अंतर्गत इनको कई शक्तियां प्रोवाइड किया गया। जैसे इन्हें कहा गया आप बजट पर बहस कर सकते हो। बजट पर बहस कर सकते हो, किंतु वोट नहीं दे सकते हो। वोट नहीं दे सकते हो, वोटिंग राइट नहीं दिया गया। कहा गया आप बजट पर बहस तो कर सकते हो, किंतु आप वोटिंग नहीं कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो। बात समझे कि नहीं? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये था, कहा गया कि आप स्थानीय क्षेत्रों हेतु, कहा गया आप स्थानीय क्षेत्रों हेतु धन की मांग कर सकते हैं। किसकी मांग? धन की मांग कर सकते हैं कि भाई मुझे इस गांव में ये काम करवाना है।
अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको पेमेंट वगैरह मिल जाएगा, धन की मांग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कहा गया, आप कहां पर टैक्स लगाना है या कहां पर टैक्स नहीं लगाना है, या कहां पर टैक्स हटाना है, टैक्स लगाना या समाप्त करना, इन दोनों से संबंधित आप सुझाव दे सकते हैं। टैक्स लगाना है या समाप्त करना है, या कहीं पर टैक्स में संशोधन करके टैक्स को और कम करना है, इसका सुझाव आप दे सकते हैं। ठीक, बात समझे कि नहीं? बट ये समझना है, इन सभी पर वायसराय के पास वीटो पावर था। वीटो पावर समझते हो? अगर वायसराय चाहता तो ये कितना भी कुछ कर देते, ये कितना भी कुछ करते, पूरी की पूरी बात किसकी मानी जाती? वायसराय की। वायसराय चाहता इसको अप्लाई करता या चाहता इसको समाप्त करता, ये पूरी की पूरी पावर वायसराय के पास थी। ये बात आप समझना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरी शक्तियां कौन सी प्रकार की है, लोकहित से संबंधित है। अगर हम इस प्रकार की शक्तियों की बात करें तो कहा गया, इसमें क्या कहा गया? कहा गया जनसाधारण के मामलों पर, जनसाधारण के मामलों पर 15 दिन की पूर्व सूचना पर, कितने दिनों की पूर्व सूचना पर? 15 दिनों की पूर्व सूचना पर, जनसाधारण के मामलों पर 15 दिनों की पूर्व सूचना पर आप प्रस्ताव रख सकते हैं। आप प्रस्ताव रख सकते हैं। बात समझ में आएगी? ये कहा गया जनसाधारण के मामलों पर 15 दिन को पूर्व सूचना पर आप कोई भी प्रस्ताव अपना रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहा गया इन प्रस्तावों पर आप बजट भी, इन प्रस्ताव पर आप मत भी दे सकते हो। बजट नहीं, मत की बात कर रहा है। कह रहा है आप इन प्रस्तावों पर अपना वोट भी दे सकते हो। यहाँ पर वोटिंग राइट दिया गया, वोटिंग राइट यहाँ प्रोवाइड किया गया। यही नहीं, इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद क्या कहा गया? कहा गया कि आप प्रश्न या पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न या पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न समझते हैं? देखिए, प्रश्न तो हर कोई जानता होगा, बट पूरक प्रश्न क्या होता है इसकी बातें करते हैं। अगर हम बात करें पूरक प्रश्न की, पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है प्रश्न के अंदर प्रश्न। जैसे आपने हमसे पूछा क्या भाई सेंटेंस क्या होता है, मैंने कहा सेंटेंस कुछ नहीं होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मैंने कहा, जैसे आपने पूछा क्या भाई सेंटेंस क्या होता है, मैंने कहा सेंटेंस कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। आपने कहा ये बताओ, चलो ये तो हो गया। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? ना पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, मतलब क्या? आप एक पूछे ना, इस प्रश्न के अंदर आप फिर प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, एक ही। समझे कि नहीं? प्रश्न के अंदर प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, यही प्रोसेस क्या होता है? पूरक प्रश्न होता है। बात समझे कि नहीं? हमारी बात समझ में आ गई नहीं है? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। शक्तियों में बढ़ोतरी किया गया था। आइए एक पॉइंट और है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुसलमानों हेतु, इसी के अंतर्गत क्या किया गया? मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। ये बात आपको दिमाग में रखना है। कैसे? कहा गया, देखो क्षेत्र क्या होगा?
क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा। वहां पर कैंडिडेट कौन होगा? जो खड़ा होगा, चुनाव वगैरह लड़ेगा, वो मुसलमान होगा। और वोट कौन देगा? मुसलमान ही वोट देंगे। कहने का सेंस ये है भाई साहब, मुसलमानों का क्षेत्र, मुसलमान कैंडिडेट होगा और मुसलमान वोट करेगा। अर्थात कहने का सेंस ये है कि हिंदुओं को मुसलमानों से या मुसलमानों को सिखों से, इन सभी से अलग करने का प्रयास किया गया। बात समझे कि नहीं? पहले एक दूसरे को वोट देते थे, एक दूसरे से समझते थे कि सर मेरा ये काम करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए। बट अब क्या किया गया? अब कहा गया ऐसा कुछ नहीं है। अब मुसलमान की बात सिर्फ मुसलमान समझेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहा गया चुनाव क्षेत्र कैसा होगा? चुनाव क्षेत्र होगा मुस्लिम। कैसा? मुस्लिम चुनाव क्षेत्र होगा, है ना। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट कौन होगा? मुस्लिम। कैसी विडंबना है भाई ये। तीसरा पॉइंट, वोट कौन करेगा? वोटर्स कौन होंगे? कहा गया भाई मुस्लिम, और कौन? सब जगह मुस्लिम होंगे। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था कि मुसलमानों के चारों तरफ एक दीवार खड़ा कर दिया जा रहा है और उस दीवार को खड़ा करके हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। आइए इसको हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है। उन्नीस सौ ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। मैंने क्या बताया? मार्ले कौन थे? भारत सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय था। याद है ना। आइए फर्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया फर्स्ट टाइम मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अभी जो मैंने आपको बताया, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। कौन कर सकता था? मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस एक्ट ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बात दिमाग में रखना, ये जो लॉर्ड मिंटो था नहीं, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये बात दिमाग में आपको रखना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये। अच्छा, एक बात और समझना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा किया गया, सिख और ईसाइयों के साथ क्या होगा? ये 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये प्रोसेस किया जाएगा। आइए दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को फर्स्ट टाइम बजट पर वाद विवाद करने, अभी मैंने आपको बताया ना, बजट पर वाद विवाद करने, बजट पर बहस करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, मैंने अभी बताया था ना, जन साधारण के मामलों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और वोटिंग राइट दिया गया। अभी जस्ट मैंने आपको तुरंत बताया इसके बारे में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि बर्मा, जो कि उस समय भारत का ही एक एरिया था, बर्मा में क्या किया गया? उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दिया गया। फिर हमने बताया पंजाब, जिनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दिया गया। फिर हमने आपको बताया पूर्वी बंगाल और असम, जिनकी संख्या 41 कर दिया गया, 41 कर दिया गया। फिर उसके बाद बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जिसकी संख्या 42 कर दिया गया। फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल, जिसकी संख्या 52 कर दिया गया। तो वही बातें हैं जो यहाँ पर दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी, नहीं, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी, उसमें क्या किया गया? फर्स्ट टाइम किसी भारतीय को शामिल किया गया। और मैंने आपको बताया था, इन्हें लॉर्ड की उपाधि दिया गया था। किसकी उपाधि? इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। बट अभी मैंने बताया आपको क्या,
इन्हें लॉर्ड की उपाधि दिया गया, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट के तहत प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के हेतु अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। एक पॉइंट आपको और यहीं पर समझना है, ये तो हो गया क्या, वायसराय की कार्यकारी परिषद है या वायसराय की कार्यपालिका परिषद है, जिसमें क्या किया गया, एक सदस्य को बढ़ाया गया। बट हमने एक पॉइंट यहाँ पर और समझाया है, जो भारत सचिव की परिषद थी नहीं, उसमें 2 भारतीयों को पहली बार नॉमिनेट किया गया था। उनका नाम क्या था, एक का नाम था केशव गुप्ता, दूसरे का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर दिया नहीं गया है बट समझना है आपको। एक विशेषता इसका समझो, 1919 ईस्वी में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, जो भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।